नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपसे ये बात कही थी कि भैया अपने पास में पेपर थोड़ा लेंदी है तो हम इसके कितने पार्ट बना लेते हैं बेटा जी, 2 पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे पीछे वाला भी काफी लेंदी हो गया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स में आता है आपका या फिर आपका वहां पर पर्सनल चैट हो जाती है, तो उसके बाद में बच्चे बताते हैं कि सर अगर आप लंबी क्लास लेते हैं तो इश्यू नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप इंग्लिश को इतना ईजिली समझ पा रहे हैं और मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, from the bottom of my heart, I would like to thank you all my younger brothers and sisters। सारे बच्चों को वहां पर बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तहे दिल से मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं आप सारे भाई बहनों का कि आपने इतना सपोर्ट दिया। यूजुअली क्या होता है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट अपना है उसमें बच्चे टिपिकलिटी मानते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मानते हैं और उसे कहते हैं कि सर थोड़ा इतना लंबा अपन पढ़ेंगे ना तो थोड़ी समस्या रहती है। जैसा कि अपनी चर्चा चल रही थी रीट पात्रता परीक्षा 2025 की, आपकी क्वेश्चंस आपके 45 मुझे सोल्व करवाने थे। 22/12/2024 को लगा हुआ आपका एक जो पेपर है टेस्ट सीरीज का, ठीक है, -06, उसके पेपर सोल्यूशन की बात वहां पर चल ही रही थी। ठीक है, तो चलिए अपन आते हैं यहां पर इसके बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ। आपने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं वो मैं यहां से आपका प्रोसीड करता चलूंगा। ठीक है, देख लीजिए यहां पर आपने ये क्वेश्चंस आपने वहां पर जो निकाल रखे हैं उनको मैं आगे कर देता हूं आपका। ठीक है, जहां पर अपनी बात हुई थी पोइट्री की, अगर आपको ध्यान हो तो ये पोएम आपने निकाल लिया था बच्चों। ठीक है, और इसमें काफी कुछ समझाने के लिए मैंने मना किया था, ये कहा था कि पोइट्री जब भी आए तो पोइट्री के सेक्शन में आप वहां पर बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, टाइम कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद में समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, यहां तक अपनी बात हो गई थी आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 67। वैसे 67 नहीं है क्वेश्चन, अपन चलाए थे वहां 45 46 से वहां से लेकर आए थे, तो जो पेपर का सीरीज है वो मैंने रहने दिया। यहां पर अगर मैं इसे चेंज करता हूं बार बार तो वो एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है, उस पर अपन वहां पर जाएंगे नहीं, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अगली बात पे आओ। अब यहां पर ये जो सारा सेक्शन अभी स्टार्ट होगा बेटा, इसके बाद में ये सारा का सारा सेक्शन है, इसके बाद वाला वो पेपर सेटर ने हमें दिया किसके बारे में, आपका वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए दिया है। ठीक है, आप इसे फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम दे दें, आप इसे लिटरेरी टर्म्स का नाम दे दें। आप ये नाम नहीं देना चाहें ना बेटा तो आप ये कह दें आपका क्या है, ये लिटरेरी टर्म्स हैं। ठीक है, या फिर आप यहां पर क्या कहते हैं, आपका वहां पर टेक्निकल टर्म्स में आप लिटरेरी डिवाइसेस का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ना है, आप जिस तरीके से इसे बुलाना चाहें उस तरीके से कह सकते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती इसमें क्या करते हैं, आपका वहां पर डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विभेदीकरण करते हैं, जबकि ये विभेदीकरण की अवस्था बेटा है ही नहीं। ठीक है, उसके लिए इसका कोई लॉजिकल इन्फरेंस निकलता नहीं, तो आप इस तरफ बढ़ेंगे नहीं, इस तरफ जाएंगे नहीं। देखिए जरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इतना 5-10 सेकंड का आपको टाइम लेना है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो द ब्यूटीफुल ब्लैक बनी आर ब्रॉड बीन्स। ठीक है, तो जब आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आप गौर करें कितना आसान आपके लिए टर्म वहां पर रहेगा। सोचें जरा कि इस क्वेश्चन में आपसे वहां पर क्या पूछा जा रहा है, आपका लिटरेटम आपसे पूछा जा रहा है और जो लिटरेटम आपके पास में आ रहा है वो लिटरेटम आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अगले ने आपको वहां पर बताया क्या है। अब गौर करें इसमें साउंड स्पेशल है, अगर साउंड को आप देखते हैं तो बड़ी आसानी के साथ में इसको आप वहां पर पकड़ पाएंगे। देख लिया होगा आपने, मैं जैसे ही स्क्रीन से साइड पर आता हूं तो आपको टाइम देता हूं कि बेटा आप ये परखो इस टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज है या नहीं है वहां पर। तो यहां गौर करना बेटा जी, अपने पास में यहां साउंड क्या है, बे साउंड है। यहां क्या है, बे साउंड है, बे साउंड है, बे साउंड है, बे साउंड है। और ये सारे के सारे वर्ड्स में स्टार्टिंग साउंड है बेटा, शुरुआती साउंड है आपकी। ठीक है, इसलिए जब आपका कोई कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर आपका हो सकता वाउल साउंड हो, किसी भी सेंटेंस, किसी भी फ्रेज, किसी भी क्लोज के अंदर बार बार किसी शब्द की शुरुआत में आ रहा होता, लेटर से मतलब नहीं है, अक्षर बी से मतलब नहीं है, बल्कि हमें साउंड किससे मतलब है, बे से है। हो सकता है बीच में कोई 1-2 वर्ड्स ऐसे हों जो कि इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं, डजंट मैटर बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The thing matters is only about the sound should be repeated either at regular interval or in the continuous manner। ठीक है, उस तरीके से चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस टर्म को अपन इंग्लिश में कहते हैं बेटा एलिटरेशन, और एलिटरेशन को अपन हिंदी में बोलना चाहें उसे क्या कहेंगे, आपका अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसमें मेटाफोर रूपक अलंकार नहीं है, इसमें सिमिली उपमा अलंकार नहीं है, इसमें पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, एलिटरेशन। यहां पर एक जो एरर है आपकी टाइपिंग एरर बेटा वो ये है, एलिटरेशंस नहीं होता है बल्कि क्या बताओ, आपका एलिटरेशन है। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। जो नीचे दिया हुआ आपका लाइन है उसके अंदर आपको क्या करना बेटा, वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है।
ठीक है। जब आप फिगर ऑफ स्पीच यहां ढूंढ रहे हैं तो इस लाइन को ढंग से पढ़ लेना बेटा। अगर लाइन को ढंग से पढ़ लिया और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। देखें बेटा वहां पर आपका अपने पास में टर्म क्या दिया हुआ अगले का कि द थर्स्टी फ्लावर सीम्ड टू रीच आउट एंड बेग फॉर वाटर। जो प्यासे फूल हैं, प्यासे पुष्प हैं, वो ऐसे प्रतीत हुए जैसे वो बाहर अपने आप को पहुंचाएंगे। बैग मतलब भिक्षा या भीख मांगेंगे, गुजारिश करेंगे, इल्तजा करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हां भाई हमें पानी दीजिए, हमें पानी पिलाइए, पानी में रहने दीजिए, लाइक दैट। ऐसा टर्म आपको देखने को वहां पर मिल रहा है। तो आप गौर करो, अगले ने कहा क्या, थर्स्टी फ्लास है। और थर्स्टी फ्लास क्या है बेटा, नॉन ह्यूमन है। ये ह्यूमन नहीं है बेटा जी, बल्कि कैसे हैं आपके, नॉन ह्यूमन है। और नॉन ह्यूमन में आपने एक एट्रीब्यूट डाला, कौन सा, बैग। बैग कैसा एट्रीब्यूट है आपका, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो जब आपने नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट है उसको डालने की बात कही है तो वो ऑटोमेटिकली मानवीकृत अवस्था में मानवीकरण में चला जाएगा। और मानवीकरण के हिसाब से अपना आंसर यहां पर क्या रहेगा, पर्सोनिफिकेशन रहेगा। इसमें रूपक नहीं है, अनुप्रास नहीं है, उपमान नहीं है। और क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना, पत्र तो हम छोड़ना ही नहीं है। तो 5वां तो हमेशा क्रॉस कर दो ना, नेगेटिव मार्किंग वैसे है ही नहीं, तो हर हाल में आपको एक ऑप्शन तो चूज करना है, चाहे आए या फिर ना आए। चलिए अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। क्या कहा अगले ने भैया आपका, इस चीज को सेलेक्ट करना। अगले ने बोला क्या है आपका कि मेरा जो अलार्म है, ठीक है, उस अलार्म ने क्या किया वहां पर कि भैया आप चिल्लाने की बात करते हैं। मैं फिर आपके सामने ये चीजें रिपीट करके बता रहा हूं बेटा कि जब ये बातें आती हैं तो थोड़ा सा इस पे फोकस किया करो आप लोग कि इस सवाल को समझने की कोशिश कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। माई अलार्म मतलब क्या बेटा जी आपका वहां पर, मेरा घड़ी का जो क्या है अलार्म है, येल्ड, उसने चिल्लाना शुरू किया, शाउट करना शुरू किया, एट मी, मेरे ऊपर, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ठीक है, अब आप ये बताएं, माई अलार्म आपके पास आपको देखने को मिलता है, तो माई अलार्म है वो कैसा है बेटा जी आपका वहां पर, माई अलार्म अपने लिए नॉन ह्यूमन है। और जब नॉन ह्यूमन को आप यहां लाते हो और आप कहते हो कि येल्ड, चिल्लाया, तो ये क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मानवीय गुण है। अब चिल्लाने का काम इंसान करता है, घड़ी का अलार्म चिल्लाने का काम नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिकली वापस क्या है, मानवीकृत अवस्था है। यानी मनुष्य का गुण, मनुष्य का जो आपका वहां एट्रीब्यूट है, आपने किस में डाला, नॉन लिविंग थिंग में, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में, नॉन ह्यूमन में डाला है। तो फिर से इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन या फिर मानवीकरण है। यहां रूपक नहीं है, अनुप्रास नहीं है, उपमान नहीं है, और अटेम्प्ट तो अपने को करना ही करना है। बहुत आसान है, मैं 2 से 3 बार फिर बोल रहा हूं, मतलब यहां हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगला देखिएगा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, आईज आर द विंडोज टू द सोल। कि जो आंखें हैं ना, वो आंखें बेटा जी वहां पर क्या है, देखो देखें कि आपकी आत्मा है उसके लिए वहां पर खिड़कियों का काम करने वाली हैं। ठीक है, तो आप अगर इस पे गौर करते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी विशेष में आपके पास में ये चीज जरूर आती है कि x इज इक्वल टू वाई, ऐसी बात आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो ये देखिए जरा, क्या कहा गया कि आईज आंखें हैं, इनको मैं क्या मान लूं वहां पर, x मान लूं। ये क्या है, विंडोज हैं, यानी खिड़कियां हैं। ठीक है, इसे मैं क्या मान लूं, वाई मान लूं। किसके लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए, उसकी आत्मा विशेष के लिए, उसके व्यवहार विशेष के लिए। अगर ऐसा कहा जा रहा है बेटा जी, तो आप एक चीज जहन में जरूर डालिएगा, कौन सी, कि आईज आर इक्वल टू, किसके बराबर हैं आपका वहां पर, विंडोज के बराबर हैं। अब आपने इन दोनों में कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन दोनों चीजें कैसी हैं, डिफरेंट हैं, बिना किसी कनेक्टिंग वर्ड के, मतलब कोई सो, लाइक, एज, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू x, इजीली पता चल रहा है ना आपको। ठीक है, तो यहां पर यह चीज किस में जाएगी, रूपक अलंकार में। जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आप कंपैरिजन करते हैं, कॉमन पॉइंट है वो फाइंड आउट करते हैं, सो, लाइक, एज जैसे कनेक्टर्स के बगैर करते हैं, तो वो चीज किस में चली जाती है आपकी वहां पर, मेटाफोर में चली जाती है। इनमें इन चीजों से हम बचेंगे, या एलिटरेशन या सिमिली या फिर आपका पर्सोनिफिकेशन, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला,
आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, निम्नांकित पंक्ति के अंदर आपको वहां अलंकार ढूंढना है। शी इज एज लाइट एज अ फीदर, वह लड़की है वो इतना लाइट है, इतनी हल्की है वजन में जितना कि एक पंख होता है। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन किस किस के बीच में बेटा बताओ, देखिए आपका इस चीज को फाइंड आउट करो। शी का कंपैरिजन है किसके साथ में, ए फीदर के साथ में है। ठीक, अब शी और फीदर दोनों क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कंपैरिजन कर लिया, किस बात पे किया आपने, लाइट की बात पे, लेकिन किसकी मदद से किया है, एज की मदद से किया है। तो जब भी आप वहां सो लाइक एज या एज है इनकी मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं, एक कॉमन पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसे अपन किसका नाम देते हैं बेटा, आपका उपमा अलंकार का नाम देते हैं। और उपमा अलंकार के हिसाब से यहां पर वर्ड क्या आएगा, सिमिली। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका उच्चारण क्या बेटा आपका, सिमिली, से साउंड, ई साउंड, मैं साउंड, ई साउंड, ले साउंड, ई साउंड, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हिंदी में बेटा मैं लिखना चाहूं तो इसे क्या लिखा जाएगा आपका, सिमिली, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसमें रूपक अलंकार जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें अनुप्रास अलंकार जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें मानवीकरण जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारा खेल किसका था, शी और एफ इधर का, लाइट कॉमन पॉइंट है, किसकी मदद से, एज की मदद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, फिर से फिगर ऑफ स्पीच पूछा है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, वही इंस्ट्रक्शन बार बार आ रहा है कि निम्नांकित वाक्य के अंदर आपको अलंकार ढूंढना है। ही बिहेव्ड लाइक अ बैट इन डे टाइम, उसने वहां पर दिन के समय में इस प्रकार से व्यवहार किया जैसे मान के चलिए आपका एक बैट होता है। बैट का मतलब यहां बल्ला नहीं है बेटा, बैट का मतलब यहां किससे लिया जाएगा, आपका चमगादड़ से लिया जाएगा। ठीक है, अब आप गौर करें, ही है, ही का कंपैरिजन है, और ही का कंपैरिजन आप ढूंढ लीजिएगा। ही का कंपैरिजन बेटा आप किससे कर रहे हैं, वहां पर आपका ए बैट से कंपैरिजन कर रहे हैं, और इसमें कंपैरिजन किस लिए कर रहे हैं, उसके व्यवहार विशेष के लिए, कि जैसा बैट का व्यवहार है वैसा किसका है, ही का व्यवहार है। और किसकी मदद से हो रहा है बताओ, आपका लाइक की मदद से हो रहा है। तो ये जो सेंस है वो वापिस किस में गया बताओ, आपका सिमिली में गया। दो की तुलना है, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, नॉट अलाइक है, आपका सेम नहीं है। कंपैरिजन का पॉइंट आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया, और मदद किसकी, लाइक की। तो ये वापस किस में जाएगा, आपका सिमिली में, उपमा में चला जाएगा। यह मेटाफोर, अलिटरेशन या फिर आपका पर्सोनिफिकेशन, इनके लिए कोई जगह अपने पास बचती नहीं है बेटा जी। यहां से इनको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, अगली बात पे अपन आएंगे वापस आपका वहां पर। अब ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा। अगले पे आइए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। देखो बार बार वही संकेत आपको देखने को मिल रहा है। दीज आर द डॉग डेज ऑफ समर, ये वहां पर आपका समर है। ठीक है, उसके क्या है बेटा जी, वहां पर डॉग डेज हैं। अब गौर करो, आपके पास में यहां बेटा जी दीज दिया हुआ है, और दीज का कंपैरिजन किससे है, डॉग डेज से है। अब यहां कंपैरिजन आपने किया, ये मैं एक्स मानता हूं, ये मैं वहां पर वाई मानता हूं, दोनों को बराबर बता दिया कि यही डॉग डेज हैं, डॉग डेज यही है आपका। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन के अंदर कहीं पर सो लाइक एज ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो यहां से सिमिली बाहर हो गया। कोई वर्ड्स के अंदर शुरुआती साउंड है प्रॉपर वे में रिपीट हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है बेटा। यहां पर किसमें हो रही है, डॉग डेज में। तो अलिटरेशन के बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, कहीं पर नॉन ह्यूमन को आप ह्यूमन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, या ह्यूमन को नॉन ह्यूमन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो पर्सोनिफिकेशन नहीं। अब यहां पर आपने एक्स को वाई के बराबर बताया, तो यहां गुंजाइश किसकी है, मेटाफोर की है। अब हमारा एक डाउट रहा, क्या सर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कोई संशय है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास में अलिटरेशन है, असोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, और फिर इसमें मेटाफोर या पर्सोनिफिकेशन या सिमिली ऐसा कुछ आ जाता है, तो आपको अलिटरेशन, असोनेंस या कॉन्सोनेंस पे वरीयता किसको देनी है, मेटाफोर को, सिमिली को, या फिर आपका पर्सोनिफिकेशन को। तो अब बताइए अपन जो मेटाफोर है उसे क्या देंगे बेटा जी, वहां पर वरीयता देंगे। एक बार फिर बता दूं कि इसमें कहने को अपने पास में दोनों चीजें बेटा आपका। ठीक है, इसमें आपका मेटाफोर भी है, ठीक है, इसमें आपके पास में बताओ क्या है, वहां पर एलिटरेशन भी है, लेकिन मुझे इस पर जाना नहीं है। रीजन, क्योंकि जो मेनली प्रभावी थिंग है ना, ठीक है, वहीं पर जाना। अपन कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, एक्चुअल में यहां पर मेटाफोर है, सब पर भारी पड़ता है। एक अम्ब्रेला लिटरेरी टर्म बोला जाता
जाता है, इसी के अंदर से पर्सोनिफिकेशन निकला, इसी के अंदर से सिमिली निकला, इसके अंदर से वेरियस ब्रांचेस आपकी वहां पर निकल कर आती हैं, तो मेटाफोर बहुत ज्यादा भारी आपका लिटरेटम कहा जाता है। तो अगर कोई बच्चा सोचे कि सर मेरे को यहां बोनस मिलना चाहिए या फिर मेरे को यहां पर इस क्वेश्चन को डिलीशन में देखना, गलत बात बेटा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, डैश साउंड आपकी रिपीट जरूर हुई है, अगर मेटाफोर ऑप्शन में नहीं होता ऑटोमेटिकली मैं किस पर चला जाता बताओ, आपका एलिटरेशन पे चला जाता। अगली चीज पे आओ, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। यू हैव मिस्ड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप वहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको खो चुके हैं, ठीक है। तो कई बार आपका कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन में एक चीज तो है, एक्स है तो वाई नहीं है, वाई है तो एक्स नहीं है, ये इंप्लाइड होता है, इंप्लिसिट होता है, इनहेरिटेड होता है, इनबिल्ट होता है, पहले से इसके अंदर आपका शामिल किया हुआ रहता है। तो ये जो टर्म है ना आपका, कौन सा बेटा, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला, स्वर्णिम मौके वाला, स्वर्णिम अवसर वाला, ठीक है, ये यहां आपके पास में मेटाफोर के सेंस में है। लेकिन कंपेयर किससे किया आपने, कोई ऐसा चांस आपके पास आया होगा, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी घटना विशेष जो घटित हुई होगी उसके बारे में कहा गया, तो कंपैरिजन हुआ जरूर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि आपके पास में अभी रीट में सेलेक्ट होने का बहुत बढ़िया मौका है, स्कूल लेक्चरर या ग्रेड 1 में सेलेक्ट होने का बहुत बढ़िया मौका है, ग्रेड 2 में सेलेक्ट होने का आपके पास में बहुत शानदार मौका है। अब आप क्या करते हैं, उस मौके को खो देते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वही क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए आई हुई वैकेंसी, उसका एडवर्टीजमेंट, ठीक है, उस नौकरी को प्राप्त करना, वो आपके लिए वहां पर क्या बनता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन अगर आपने इसे मिस किया है तो यहां पर x इज इक्वल टू वाई बनता है ना बेटा आपका, और ये जो x इज इक्वल टू वाई आपके पास में बन रहा है, यही चीज किसमें जाती है, आपकी मेटाफोर में। मेटाफोर में हमेशा दोनों चीजों का होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आपकी दोनों चीजें आपके पास में वहां पर रहें, ठीक है। आप यहां पर एक भी कहते हैं तो इनबिल्ट है, इंप्लाइड है आपका, इंटरनल है आपका, ठीक है, या फिर पहले से क्या है, तैयार किया हुआ, जिसमें आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन आप बाकी जगह से निकालो ना। आप कहोगे सर आपने मेटाफोर बता दिया, हमने मान भी लिया, लेकिन मान लो सर हमें परीक्षा में कौन बताएगा, वहां पर तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो आप पहली बात ये ढूंढो, क्या इसमें कंपैरिजन के लिए कोई सो लाइक एज है क्या, नहीं है ना बेटा, बाहर हो गया। क्या इसमें आपके वर्ड्स में शुरुआती साउंड कहीं पर रिपीट हो रही है क्या, देखो ये है, मैं, ए, गे, ओ, कहीं रिपीट नहीं हो रही है, तो इसमें अलिटरेशन नहीं है। क्या किसी आपका नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला गया, नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है कि आप पहले क्या करें, जब उलझ जाए ना तो बाकी ऑप्शंस जो कि उसके नजदीक उनको काटते चलें, आप कंफर्मेशन में आ जाएंगे कि सर ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। क्या लिखा है, डेथ बी नॉट प्राउड द सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल। हालांकि जिस पोइट की, जिस पोइम की इतना लेंथ में लेकर नहीं जाऊंगा, हम यूजीसी नेट की यहां तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये जो पेपर सोल्यूशन है उसी पर बात में करना चाहूंगा। अगले ने मुझे क्या दिया यहां पर, डेथ। डेथ का मतलब क्या है, मृत्यु है, और यहां पर प्राउड दिया, गर्वित होना, अभिमानी होना, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे यहां पर आगे क्या दिया है, माइटी, शक्तिशाली होना, ड्रेडफुल, भयावह होना। तो आप डेथ को लेते हैं तो डेथ अपने आप में नॉन ह्यूमन है, गैर मनुष्य के रूप में आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये जो प्राउड है ये कैसा एट्रीब्यूट है, ह्यूमन है। आप माइटी को ले सकते हैं, आप ड्रेडफुल को ले सकते हैं। ड्रेडफुल नहीं होता बेटा, क्या होता है आपका, ड्रेडफुल होता है। ये सारी चीजें आप किसमें ले सकते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट में। तो कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं आपको किसमें डालकर दिए गए हैं, आपका नॉन ह्यूमन में दिए गए हैं, और इस वजह से यहां पर अपना जो लिटरेट टर्म हमारे सामने रहेगा वो कौन सा रहेगा, पर्सोनिफिकेशन। अब गौर करें, अलिटरेशन नहीं है ना, कहीं पर साउंड का रेपिटेशन आपको प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगा, सो लाइक एस के साथ में कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई वाला ऐसा कोई सेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट है आपकी, यहां पर कहीं कोई डाउट नहीं है। या तो आप यहां से काट के यहां पहुंच जाइए, या डेथ और प्राउड को ले लीजिए, माइटी को ले लीजिए, ड्रेडफुल को ले लीजिए, वहां से पहुंच जाइए। अपन कहते हैं ना, कान को यहां से पकड़िए, यहां से पकड़िए, पकड़ा कान ही जाना है। इंग्लिश बिल्कुल एक मैथमेटिकल पार्ट है ना आपका, कॉन्सेप्चुअल बेसिस आपका क्लियर होना चाहिए। हम कंफ्यूजन जानबूझ के लाते हैं, इंग्लिश में कंफ्यूजन होता नहीं है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, ठीक है। क्या कहा, नीचे दी गई पंक्ति के अंदर आपको क्या करना बताओ, देखें आपका वहां पर फिगर ऑफ स्पीच है उसको पहचानना है, ठीक है। आप चेक करें यहां पर क्या बोला बताओ, देखें बेटा यहां पर कि द पेन डांस्ड अक्रॉस द पेपर, ठीक है। ये मैंने आपको फोनेटिक भी वहां बच्चों को सिखा रखा है। ये जो वर्ड है ना, इसका फोनेटिक बेटा इस तरीके से आएगा,
पेपर, ठीक है। बहुत बार अपन इसे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं बेटा, पेपर नहीं होता है, इसका उच्चारण क्या रहेगा बेटा जी आपका वहां पर, पेपर, ठीक है। हर बार आप प्रोनाउंसिएशन को सुधारते चलें। तो पेन बेटा मेरे पास में क्या है, नॉन ह्यूमन है ना, और यहां पर आपका गौर करो, डांस करना ये कैसा है आपका, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आप डांस की बात करते हैं, डांस कौन करता है, मनुष्य करता है, ठीक है। और यहां पर पेन क्या है, इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। अगर इसमें डांस की क्वालिटी, डांस का एट्रीब्यूट आप डालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसे मानवीकृत किया गया है, व्यक्तिकीकृत किया गया आपका। तो बता दीजिए आंसर कौन सा आपका, पर्सोनिफिकेशन। कहीं पर भी बीच में ऐसा साउंड जो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिले कि यहां पर बता दीजिए इसमें दूसरा है क्या, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा गौर करें। यहां साउंड क्या है, अक्रॉस, यहां क्या बताओ, स्टॉक, यहां क्या है, स्टोरीज। तो यहां पर ये जो साउंड देखने को मिल रहा है प्रॉपर वे में मैच नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे में एग्जैक्ट ओ नहीं है, एग्जैक्ट ओ नहीं है, एग्जैक्ट आ नहीं है, कुछ जगह औ है, ठीक है, या ओ है या फिर ओ है, अलग अलग साउंड यहां पर मिल रहा है। तो यहां कोई बच्चा ज्यादा सोच के असोनेंस कर दे वो उसकी गलती रहेगी, इसमें असोनेंस बिल्कुल भी नहीं है। कंपैरिजन में सो लाइक एज नहीं है, बिना सो लाइक एज के भी कंपैरिजन नहीं है। तो टोटली एग्जैक्टली बिना किसी डाउट के इसमें आंसर क्या रहेगा, पर्सोनिफिकेशन। कुछ बच्चे लगाते हैं ना आपके वहां पर कि सर ऑब्जेक्शन लगाने हैं, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि बेटा थोड़ा सा देखा करो, ठीक है। जब अब धीरे धीरे पेपर सोल्यूशन करवाने लगी गया हो ना, तो ऑब्जेक्शन लगाने से पहले एक बार मेरे से इस चीज में थोड़ी सी राय ले लो कि वहां पर सर ये ऑब्जेक्शन लगाने के लायक है या नहीं है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो, सैली सोल्ड सी शैल्स बाय द सी शोर, ठीक है। तो आप यहां पर साउंड को चेक करें बेटा, यहां साउंड देखिएगा, से, ठीक है। यहां पर बताओ से, ठीक है। अब यहां पर ये से साउंड है, यहां पर से साउंड है, यहां पर से साउंड है, यहां पर क्या बताओ आपका से साउंड। आप कहेंगे सर आपने दो छोड़ दिए, नहीं छोड़े बेटा। यहां पर जब आओगे ना तो ये साउंड क्या बताओ आपका वहां पर शय, ठीक है, शंकर वाला। यहां पर आओगे तो बेटा क्या है आपका, शय, शंकर वाला। ये क्या है आपका, सीता वाला है। ये कैसा है आपका वहां पर, शंकर वाला, इस तरीके से। तो यहां पर अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी ये जो है ये तो कम रिपीट हो रहा है, और वो जो सह साउंड है वो आपका ज्यादा रिपीट हो रहा है। और हर वर्ड के अपन देखते हैं शुरू में आ रहा है, लेकिन क्या यहां ना जरूरी है, नहीं ना। एलिटरेशन में ऐसा कोई मैनर नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि कंटिन्यूटी अपन ब्रेक नहीं कर सकते। वेन एवर यू नीड यू कैन ब्रेक इट, जहां जहां आपको जरूरत हो वहीं पर आप इसे क्या कर सकते हैं, बीच में रोक भी सकते हैं। तो यहां पर आपका सीधा सीधा टर्म किस पे चला जाएगा बेटा, अलिटरेशन पे। इसमें सव लाइक एज इसकी मदद से कोई कंपैरिजन नहीं है, एक्स को वाई के बराबर नहीं बताया गया। इसमें नॉन ह्यूमन एट्रीब्यूट है, उसमें वहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं डाला गया, मतलब कोई भी ह्यूमन एट्रीब्यूट है नॉन ह्यूमन में डाला नहीं गया। तो आंसर क्या है, अलिटरेशन। अगले सवाल पे आओ, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे दी गई पंक्ति के अंदर आपको वहां पर लिटरेट टर्म ढूंढना है, फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढना बेटा जी। क्या है, डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पर भरोसा मत करो, ठीक है। वो बड़ा चालाक इंसान है, ही इज कनिंग लाइक अ फॉक्स, इतना धूर्त, इतना चालाक है, मन का काला है, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। लोमड़ या लोमड़ी की तरह है, क्या है आपका, घाघ पर्सन है, अंदर से वहां पर बहुत खतरनाक व्यक्ति है आपका वहां पर, ठीक है। तो आप चेक करें यहां पर जो तुलनात्मक स्थिति बन रही है ना, ये तुलनात्मक स्थिति बताओ किससे बन रही है आपका वहां पर, लाइक से बन रही है। लाइक का मतलब आपका वहां पर कंपैरिजन कर रहे हो, किस किस के बीच में, इस बंदे का कंपैरिजन इससे कर रहे हो, ठीक है। दोनों क्या है, सेम है या डिफरेंट, डिफरेंट है। उनका कॉमन जो पॉइंट आपने लिया वो क्या है, कनिंग, धूर्त होना या फिर आपका हद से ज्यादा चालाक होना, ठीक है। लेकिन यहां पर किसकी मदद से ले रहे हो, लाइक की मदद से। तो मेरे पास में कंपैरिजन किस में चला गया, सिमिली या उपमा में चला गया। इसमें कहीं पर भी बीच के वर्ड्स हैं उनमें कोई वाउल साउंड रेपिटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पर अनुप्रास की तरह कोई शुरुआती कॉन्सोनेंट, व्यंजन या फिर आपका वाउल, आपकी स्वर ध्वनि है, शब्दों के शुरू में रिपीट नहीं हो रही है। इसमें सीधा सीधा एक्स और वाई नहीं बताया गया कि एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा भी इसमें बोला नहीं गया है। तो अपना आंसरेबल सिचुएशन बेटा किसमें जाएगा, आपका सिमिली में चला जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। क्या है, क्वीन एलिजाबेथ वो गाउन एज व्हाइट एज स्नो। क्वीन एलिजाबेथ है, इस प्रकार से वहां पर गाउन पहना करती थी, इतना सफेद जितना बर्फ होती है आपका, ठीक है। तो आप ये बताएं यहां पर अपने पास में कंपैरिजन किस किस के बीच में है, कि जो गाउन है ना, ठीक है, गाउन को क्या बताया गया बताओ आपका वहां पर, व्हाइटिश नेचर में बताया गया। और कंपैरिजन किससे हुआ कि जितना बर्फ व्हाइट होती है उतना ही वो गाउन आपका व्हाइट है। और किसकी मदद से बताया जा रहा है, एज की मदद से। तो गाउन और स्नो दोनों सेम है या डिफरेंट है,
टोटली डिफरेंट है। कंपैरिजन हुआ है किसके बेस पर? व्हाइटिशनेस के लिए। और किसकी मदद से हुआ बेटा? आपका एज की मदद से हुआ है। तो ये फिर से किसमें चला जाएगा? आपका उपमा अलंकार में। यहां पर किसी भी नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं डाला गया, पर्सोनिफिकेशन नहीं है। आपके शब्दों की शुरुआती ध्वनि है, इसमें रिपीट नहीं हो रही है, तो एलिटरेशन नहीं है। इसमें वहां पर सीधा एक्स को वाई नहीं बताया गया, मदद ली गई है। किसकी ली गई बताओ? आपका एज की ली गई। तो इसमें क्या है? सिमिली है। कई बच्चे जानबूझ के थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं अपने माइंड को कि सर यहां पर शुरू में वह साउंड है ना, सर यहां पर शुरू में वह साउंड है ना। तो बेटा जी, छोटे भाइयों ध्यान रखना, ठीक है? यहां पर यह चीज उतना आपका पैटर्नेबल नहीं रहेगी, उतना आपका वहां पर अच्छा और मजबूती देने वाली नहीं रहेगी। मैंने बोला था ना, एलिटरेशन, असोनेंस या फिर कॉन्सोनेंस, इनके ऊपर सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन हमेशा भारी पड़ते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। Identify the figure of speech in the line given below. The school bell called the students back to their classrooms. क्या कहा गया बेटा यहां पर आपका? कि जो विद्यालय की घंटी है उसने विद्यार्थियों को वापस बुलाया कि बेटा अपने अपने कक्ष में आ जाओ, ठीक है? अपने अपने कक्ष में वहां पर पहुंच जाओ। तो आप गौर ये करना, यहां पर अपना जो टर्म है, बोलो बेटा कौन सा? आपका स्कूल बेल, ठीक है? ये कैसा है? नॉन ह्यूमन है। बुलाना, ये कैसा एट्रीब्यूट है? ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो पहली बात तो आप बताएं, इसमें कोई कंपैरिजन कहीं है क्या? नहीं है। कंपैरिजन नहीं है तो मेटाफोर की कोई जगह नहीं है। क्या शुरुआती साउंड्स आपके लिए वहां पर रिपीट हो रहे हैं क्या? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये कह सकते हैं कि हां सर, यहां पर देखिएगा, यहां से साउंड है, यहां पर देखिएगा सर, यहां पर क्या है? से साउंड है। यहां देखिएगा सर, यहां पर आपका कै साउंड है। यहां देखिएगा सर, यहां पर कै साउंड है, ठीक है? यहां पर सर क्या है? बै साउंड है। यहां पर देखिएगा क्या सर? बै साउंड है। लेकिन प्रॉपर वे में आप गौर करें, खाली एलिटरेशन वाला अप्रोच है, वो नाम मात्र का है, लेश मात्र है, किंचित मात्र है, बहुत ज्यादा हैवी रूट में नहीं है, बहुत ज्यादा आपका भारी भरकम अवस्था में नहीं है, ठीक है? अगर इस स्थिति तो इसमें एलिटरेशन आपका प्रभावी नहीं है बेटा, ठीक है? यहां पर अब हम ये देखेंगे कि नॉन ह्यूमन एट्रीब्यूट में क्या डाला गया? ह्यूमन वहां पर डाला गया, ठीक है? अब यहां पर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट कह दो, थिंग कह दो। मैं एट्रीब्यूट इसलिए कह रहा हूं कि बेल क्या है आपका वहां पर? ऑटोमेटिसिटी में है, ठीक है? लेकिन जब आप यहां पर कॉलिंग नेचर देते हैं तो यह एट्रीब्यूट किसका है? इन एनिमेट का है, नॉन लिविंग का है या ह्यूमन का है? ह्यूमन का है। एनिमेट का या फिर लिविंग का है। तो जब सजीव की बातें निर्जीव में आपकी डाल दी जाती हैं, वो क्या कहलाता है आपका वहां पर? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। यहां पर जो बच्चा है एक गड़बड़ी ये कर सकता है कि सर हमें कहीं ना कहीं साउंड मैच करने को मिल रही है। बेटा बिल्कुल मिल रही है, बै बै से कै कै, लेकिन इस पे प्रभावी क्या होगा? आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। अगली बात पे आएं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। सवाल क्या है कि दिस होमवर्क असाइनमेंट इज अ बीस्ट। यह जो आपका गृह कार्य दिया गया है वह एक जंगली जानवर, जंगली जंतु, जंगली पशु जैसा है। तो यहां पर आप गौर करके देखेंगे, ये जो होमवर्क है वो किसके बराबर है? आपका एक्स के। और यहां ए बीस्ट है, वो किसके बराबर है? वाई के। आपने होमवर्क असाइनमेंट है, इसको क्या बता दिया? बीस्ट। बीस्ट को क्या बता दिया? होमवर्क असाइनमेंट। टोटल कंपैरिजन है आपका, ठीक है? कंपैरिजन में कहीं पर भी आपका सो, लाइक, एज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपैरिजन की बातें दो जगह होती हैं, सिमिली और मेटाफर। सिमिली तो बेटा कब होता? सो, लाइक, एज आता तो होता ना आपका वहां पर, ठीक है? तो बिना इसके है तो ये किसमें जाएगा? मेटाफोर में। क्या इसमें कहीं पर भी आपका जो नॉन ह्यूमन है उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला गया? नहीं, तो पर्सोनिफिकेशन नहीं है। क्या शुरुआती साउंड कहीं, यहां तो कहीं पर भी शुरुआती साउंड मैच नहीं कर रही है, तो एलिटरेशन के लिए कोई जगह बचती नहीं है। ऑटोमेटिकली अपना आंसर क्या बनेगा? आपका मेटाफोर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। क्या कहा? ही मीन्स ए क्लीन प्लेट टू ईट बीन्स। यहां चेक करिएगा, अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो अगले ने क्या कहा? उसका मतलब यह है, उसका अभिप्राय यह है, उसका आशय यह है, उसका तात्पर्य यह है। क्या है वहां पर आपका? कि आप जब क्लीन प्लेट की बात करते हैं, ठीक है, उसे किसकी आवश्यकता है? क्लीन प्लेट की आवश्यकता है, ताकि वहां पर वो आपका बीन्स खा सके। तो आप चेक ये करिए, यहां पर आपके पास में कहीं पर भी सो, लाइक, एज के साथ कंपैरिजन है? नहीं है। एक्चुअल में बेटा इसमें कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं तुलना ही नहीं है, तो ना सिमिली होगा ना मेटाफोर। अपना एलिटरेशन क्या होता है? साउंड का रेपिटेशन होता है, ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। बेटा ध्वनि की पुनरावृत्ति कहां होनी चाहिए? शब्दों के शुरू में। चेक करो, है, मैं, ए, कै, पै,
टे, ए, बे, कहीं पर साउंड शुरू में मैच नहीं हो रहा है, मतलब एलिटरेशन नहीं है। पहुंच गए अपने आंसर की तरफ। आंसर क्या है आपका? असोनेंस। अब साबित करो कैसे हुआ आपका। देखो यहां पर आप देखते हैं मींस कौन सा साउंड है आपका? बड़े ई वाला साउंड है आपका। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। यहां देखते हैं क्लीन, कौन सा साउंड है? बड़े ई का साउंड है। यहां आप देखते हैं कौन सा? बीन्स, क्या है आपका? बड़े ई का। भले ही आपका शुरू में हो लेकिन लगभग इसके नजदीक है। इसको तो आप बाहर भी कर दो तो भी यहां पर, यहां पर, यहां पर तीन जगह आपका साउंड क्या हो रहा है वहां पर? बताओ, देखें, रिपीट हो रहा है। कौन सा साउंड आपका? ई साउंड। कहने को तो यहां पर भी हो रहा है लेकिन इसे अपन बाहर भी रख सकते हैं। तो जब आपका वाउल साउंड है वर्ड्स के बीच में रिपीट होता है, चाहे वो रेगुलर इंटरवल पे हो सकता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसे अपन किसका नाम देते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच में एमएच अब्राहम्स की भाषा में असोनेंस का नाम वहां पर देते हैं। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच छांटना है तो आप यहां पर सेंटेंस पढ़िएगा। क्या सेंटेंस है? आई फील लाइजी ऑन क्रेजी डेज। मैं इन दिनों के अंदर अपने आप को थोड़ा सा सुस्त महसूस करता हूं। जो मदमस्त कर देने वाले हैं, मुझे उन्मत्त कर देने वाले होते हैं, थोड़ा सा पगला देने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपका? क्रेजी डेज। विदाउट एनी केयर, बिना किसी परवाह के, बिल्कुल निष्फिक्र होते हैं, बेफिक्रे होकर वहां पर आप काम करते हैं, ऐसे टाइम को वहां पर क्रेजी कहा जाता है। बिल्कुल अपनी मन की मर्जी के मालिक हो जाना। तो आप चेक करो क्या यहां पर कहीं पर भी कंपैरिजन है बेटा? कहीं कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन नहीं है तो सिंपली नहीं होगा। सो लाइक एज भी नहीं है, बाहर हो गया। क्या यहां पर नॉन ह्यूमन है, उसको ह्यूमन बनाया गया? नहीं ना। आपका पर्सोनिफिकेशन नहीं है। बात बची एलिटरेशन और असोनेंस की। तो साउंड को रेपिटेशन की बात कहेंगे। देखो शुरुआत में क्या है? आई, फे, ले, ओ, कै, डे। शुरुआती साउंड रिपीट नहीं हो रही है, बाहर फेंको इसको। किसको? एलिटरेशन को। तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर क्या रहा बेटा? आपका असोनेंस रहा। लेकिन मैच करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो कि आपने जो आंसर लगाया है वो करेक्ट है क्या। आपको बाहर आके एग्जामिनेशन सेंटर के आंसर की चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो आप ये बताओ यहां पर जो मेरे पास में साउंड है, बताओ साउंड क्या है आपका? ए है। यहां पर साउंड लेते हैं, बताओ साउंड क्या है? ए है। यहां पर साउंड लेते हैं, बताओ साउंड क्या है आपका? ए है। तो ये ए साउंड आपका एक नहीं बल्कि 3 बार रिपीट हो रहा है। यहां पर आप ए बोलेंगे या ए बोलेंगे? ए बोलेंगे। यहां पर ले लीजिए, बताओ ए है या ए है? ए है। यहां पर ले लीजिए, बताओ ए है या ए साउंड है? डिप्थोंग है, ग्लाइड है, वाउल ग्लाइड है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वाउल्स है, जो आप इसे कहना चाहें। आंसर क्या आपका? असोनेंस रहेगा। अगली बात पे चलें। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। वो इंस्ट्रक्शन वही आ रहा, तो मैं फास्ट पढ़ रहा हूं, रैपिड ले रहा हूं, तो आप इसमें चिंता मत करना कि सर कहीं स्पीड बढ़ा दी। बेटा बिल्कुल नहीं बढ़ाई, ठीक है, ये कॉमन चीज है, तो फास्ट वहां पर बोल जाता हूं। मेरा सेंटेंस देखना क्या है? ए गुड कुक कुड कुक गुड। टंग ट्विस्टर भी है आपका वहां पर, बहुत अच्छा है। ए गुड कुक कुड कुक गुड, ठीक है। इसे फास्ट बोलेंगे। अगर आप बिना अटके बिना बोल पाते हैं तो डेफिनेटली आप मान लीजिए कि आप बेहतर लाइन पर हैं। जिसे अपन बोलते हैं ना आपका टंग ट्विस्टर्स आपको आने चाहिए। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। कहीं पर भी आपकी आवाज रुकी नहीं है। ये क्या कहलाते हैं बेटा? आपके टंग ट्विस्टर्स कहलाते हैं। जनरली ये अलिटरेशन में आते हैं, उसकी ब्रांचेस के अंदर अपन लेते हैं, तो वहां पर आपका असोनेंस या फिर कॉन्सोनेंस में काउंट कर दिए जाते हैं। आप देखें इसमें कहीं पर भी कोई कंपेरिजन नहीं है। कंपेरिजन नहीं है तो मेटाफोर सिमिली होगा नहीं, सो लाइक एज भी नहीं है, ये तो बाहर हो गए, बचे 2। तो आप ये बताओ कि इसके अंदर कोई भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, थिंग है, उसके अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला गया? नहीं डाला गया, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है बेटा क्या हो जाएगा? असोनेंस हो जाएगा। असोनेंस निकला कैसे? जैसे यहां पर आप गौर करेंगे, इसमें क्या है आपका? ऊ साउंड है, ठीक है। इसमें आप गौर करते हैं बेटा, यहां पर क्या है? ऊ साउंड है आपका वहां पर, ठीक है। हालांकि गौर करना थोड़ा सा, यहां पर क्या है? ये वाला जो पार्ट अपन लिख रहे हैं, इसको आपने देखा होगा मैंने यहां 2 बार लिख कर क्या किया है? इरेज किया है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क समझ लीजिएगा बेटा। यहां पर ये क्या है? ऐसा है, और यहां पर कैसा है? ऐसा। तो मैंने इसको लिखकर फिर मिटाया क्यों? ठीक है, जब इसे पढ़ते हैं देखो ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं, गुड नहीं पढ़ते ना, इसलिए मिटाया, ठीक है। इसे अपन ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं, कुक नहीं पढ़ते ना, तो बताओ इसको पहले वाले को अपन क्या पढ़ेंगे? गुड पढ़ेंगे या गुड गुड? दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे? कुक पढ़ेंगे या कुक कुक? इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो साउंड है ना, वो साउंड बेटा इतनी है, ठीक है। मतलब केवल और केवल आपके पास में वहां पर क्या रहेगा? ऊ साउंड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। यहां देख लीजिए, यहां भी क्या है आपका? ऐसा साउंड है। यहां भी क्या है आपका? ऐसा साउंड है, ठीक है। यहां भी क्या है? फिर से आपका ऐसा साउंड है, और यहां पर भी क्या है आपका? वहां पर ऐसा साउंड है। मतलब असोनेंस का एक बहुत शानदार एग्जांपल इसे कहा जा सकता है आपका, ठीक है। गुड कुक कुड
कुक गुड, ठीक है। तो ऊ साउंड है आपके पास में 5 बार रिपीट हो रहा है तो असोनेंस कहलाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। इट वाज अ ब्राइट साइड आफ्टर ए डार्क नाइट। रात्रि थी, अंधेरे वाली रात्रि, काली रात। अब वहां ये कहा उसके बाद में एक उज्जवल दृश्य, एक आपका आलोकित दृश्य है वो हमें देखने को मिला। तो अब आप गौर करें आपके पास में यहां पर कौन सा पार्ट है जो आप इसे क्लियरली बता पाए। पहली बात ये तो अपन हटा ही रहे हैं कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट तो करेंगे अपन। क्या यहां पर सव लाइक एज के साथ कुछ है? नहीं है। और दूसरी बात इसमें कंपैरिजन ही नहीं है, तुलना ही नहीं है, तो ये चीज यहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी ना, ठीक है। अब अपने पास दो बचे, पर्सोनिफिकेशन और असोनेंस बचा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? व्यक्तिकृत अवस्था है, मानवीकृत अवस्था है, मानवीकरण की बात वहां पर बताई गई है। तो आप बताओ यहां पर कहीं भी नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला गया क्या? नहीं डाला गया। तो यहां से ये चीजें क्या हो जाएंगी बताओ? आपका हट जाएंगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर अपने पास में क्या आ रहा बोलो, देखें आपका ये वाला हिस्सा कौन सा? असोनेंस। अब साबित करेंगे, कहां आया? देखो जो ब्राइट है ना, इसमें आवाज बेटा किसकी है आपकी? वहां पर आई की आवाज है, ठीक है। यहां पर साइट लेंगे तो साइट में आवाज किसकी बताओ? आपका आई की आवाज है, ठीक है। यहां पर अपने पास में नाइट का लेंगे तो नाइट में आवाज बताओ किसकी है? आपकी आई की आवाज है, ठीक है। अब यहां पर आप परख लीजिएगा, यहां पर ये साउंड आया, ठीक है। यहां पर आपका ये साउंड आपको देखने को मिला, यहां पर अपने पास में आता तो बताओ ये साउंड आपको देखने को मिला। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आई 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 वाउल साउंड है, टू प्योर वाउल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वाउल ग्लाइड है, डिप्थोंग्स है आपका, ठीक है। तो जब इनकी आप बात वहां पर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये इसके साउंड का रेपिटेशन इन द मिडल ऑफ वर्ड्स है आपका, ठीक है। वो क्या कहलाता है? असोनेंस कहलाता है। अगली बात पे आए। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। लुक ही टुक द बुक, ठीक है। आप ये बताएं कि इस सवाल के अंदर कहीं पर भी अपने पास में कोई कंपैरिजन है? नहीं, कंपैरिजन नहीं तो सिमिली भी नहीं आएगा, मेटाफोर नहीं आएगा। सिमिली तो वैसे ही हट गया ना, सब लाइक एज नहीं है आपका, ठीक है। अब दो बचे, पर्सोनिफिकेशन और असोनेंस बचा। पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी गैर मनुष्य आपके ऑब्जेक्ट में मनुष्य का गुण आना चाहिए, नहीं दिया गया। फिर से बेटा जी आंसर क्या रहेगा बताओ इसमें? असर। अब ये असोनेंस कैसे निकला इसको परखिए। लुक, लुक में क्या है आपका? छोटे ऊ की आवाज है। टुक, टुक में क्या है आपका? वहां पर छोटे ऊ की आवाज है। बुक, बुक में क्या बताओ? देखें बेटा आपका छोटे ऊ की आवाज है। इसे आपको लिखना भी वहां पर आना चाहिए, इस तरीके से इसकी डीलिंग होनी चाहिए। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर ये टर्मिनोलॉजी रहेगी कौन सी? लुक ही टुक द बुक। ऊ ऊ ऊ एक बार या तीन दफा आपको देखने को वहां पर मिलता है। अगले पार्ट पे आओ। Identify the figure of speech in the line given below. The sun smiled down on the playground, inviting the children to play. अब यहां इसको चेक करें एक बार कि अगला हमें साउंड दे रहा है या कुछ और पार्ट इसके अंदर दे रहा है। पहली बात तो आप ये चेक करो, क्या कहीं पर भी इसके अंदर आपको कोई कंपैरिजन देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा ना बेटा। कंपैरिजन नामो निशान से नहीं है, कंपैरिजन नहीं तो मेटाफोर बाहर हो गया, ठीक है। क्या शुरू की साउंड रिपीट हो रही है? वो थोड़ा चेक करते हैं बेटा आपका। यहां पर देखो क्या है आपका? सै साउंड है। यहां पर क्या है? सै साउंड रिपीट हो रहा है। यहां पर बताओ क्या है? पै साउंड रिपीट हो रहा है। यहां पर पै साउंड यहां दो जगह रिपीट हो जाएगा ना आपका, ठीक है। फिर अगली बात तो इसमें कोई और है क्या? देखो देखें यहां पर ये वाला पार्ट, ये हालांकि हल्का है, मैं इसे नहीं मानता हूं, लेकिन बच्चा तो पकड़ेगा ना। दे साउंड है, यहां पर क्या है आपका? दे साउंड। पार्टिकल्स में साउंड का रेपिटेशन काउंट नहीं किया जाता है। यहां वाले पार्ट में भी क्या बताओ आपका? दे साउंड है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बाकी में से है क्या? मैं अलिटरेशन तो तब मानू ना आपका, ठीक है, जब वहां पर मेरा कोई सिमिली, मेटाफोर या पर्सोनिफिकेशन नहीं होता है, तो पहले इसको कवर करूंगा। बीच का तो कोई साउंड इसके अंदर रिपीट हो रहा है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखो बेटा यहां पर क्या साउंड आ रहा है आपका? आओ साउंड आ रहा है। यहां पर चेक करो, देखें यहां पर क्या साउंड आ रहा है बताओ? देखें आपका वहां पर आओ साउंड आ रहा है। तो ये जो पेपर सेटर होता है उसको इन चीजों को बाहर कर देना चाहिए। जैसे आओ आओ, यहां से क्या है? असोनेंस बाहर हो गया, ठीक है, मतलब ये रखो मत, ठीक। यहां पर एलिटरेशन है, ये बाहर हो गया। लेकिन अब आप कहोगे सर नहीं हुआ, हमारे पास क्वेश्चन दे ही दिया बोर्ड ने, ठीक है, अब हम क्या करें वहां पर? तो बेटा अब ये देखो कि एलिटरेशन या असोनेंस लगाने से पहले कहीं इसमें पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, उसको अपन पकड़ते हैं। अपने पास में यहां सन, सूर्य है, बेटा कैसा है? ह्यूमन या नॉन ह्यूमन? नॉन ह्यूमन। स्माइल करना, मुस्कुराना, बेटा कैसा एट्रीब्यूट है? ह्यूमन एट्रीब्यूट। हो गया ना आपका वहां पर मानवीकरण। तो अपने पास अब इन दोनों में से मैं लूं, ठीक है, एलिटरेशन या असोनेंस लेना ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास में मेनली क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो अब मुझे जो भाव देना है, मुझे जो महत्ता देनी है बेटा, मैं किसको दूंगा वहां पर, बोलो देखिए आपका पर्सोनिफिकेशन को। अगर नहीं होता ना तो फिर मैं इनके बारे में वहां पर सोचता। इस तरीके से इस सवाल को खंगाला जा सकता है, हालांकि इसमें दोनों ऑप्शंस अवॉइड होने चाहिए, अलिटरेशन और असोनेंस। अगली बात पे आइए, नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। द रेन इन स्पेन मेनली स्टेज इन प्लेन। काफी अच्छा म्यूजिकल टर्म है इसमें, आपका गौर करो। यहां पर आप देखते हैं तो कहीं पर कंपैरिजन या तुलना बेटा आपको देखने को नहीं मिलती है। सो लाइक एज नहीं है तो बाहर हो गया, अपने पास में कंपैरिजन भी इसके अंदर नहीं है ना, तो सिमिली नहीं बल्कि मेटाफोर भी क्या हो गया, बाहर हो गया। अब अच्छी दो बातें, अलिटरेशन और असोनेंस। अब अलिटरेशन और असोनेंस में भी अगर दोनों में कंपेयर करना पड़े तो कौन सी साउंड ज्यादा रिपीट हुई है उसकी तरफ अपन बढ़ेंगे। यहां देखिएगा अपने पास में इसमें साउंड क्या रहा बेटा, आपका स साउंड आ रहा है। यहां पर बताओ क्या है, स साउंड दो बार रिपीट हो गया शुरुआत में, अलिटरेशन हमेशा शुरू में होता है। लेकिन यहां गौर करो क्या साउंड है बेटा, आपका ए साउंड है, ठीक है। यहां पर यहां क्या है, स्पेन ए साउंड है, ठीक है। यहां पर गौर करो क्या है आपका, बोलो प्लेन कैसा साउंड है, ए साउंड है। स्टेज कैसा साउंड है बताओ, आपका ए साउंड है, ठीक है। मेनली, ठीक है, वहां पर तो थोड़ा सा साउंड अलग चला जाएगा, लेकिन जो आपका से साउंड है वो कम बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो आपका ये वाला साउंड है जिसे अपन किसका नाम देते हैं, डिप्थोंग या वाउल ग्लाइड का नाम देते हैं, ये साउंड आपका वहां पर ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेकर चलते हैं तो अपना जो आंसर है वो आंसर बेटा किस में चला जाएगा बताओ, आपका वहां पर अलिटरेशन की बजाय असोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। अगर असोनेंस इसमें नहीं होता तो ऑटोमेटिकली में किस पर आ जाता बताओ, देखिए आपका वहां पर अलिटरेशन पर चला आता। अब ये चीज आपके पास में कवरिंग में आनी चाहिए कि आप ऐसा कंपैरिजन कर पाए जैसा कि मैं आपके सामने कर पा रहा हूं, ठीक है। कभी भी सवाल को पढ़ो ना तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, हैस्ट मेक्स बेस्ट। जल्दबाजी से हमेशा परेशानी बढ़ी जाती है, नुकसान हो जाता है। हालांकि कभी कभी मेरी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फ्लुएंसी अच्छी आ जाती है, लेकिन आप लोगों को पेपर में बिल्कुल कूल एंड कंपोज्ड माइंड के साथ में से कवर करना है, बहुत ज्यादा आगे भागना नहीं है। अपना सवाल आज का लास्ट का सवाल बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप बताओ। अब इतने सवाल मैंने करवा दिए, अपना एक और पेपर -06 है वो मैं कंप्लीट करवाने पर आ गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे -05 की, उसके बाद अपन मेजर की बात करेंगे 1 बाय 1। बीच में कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं, उनको भी अपन वहां ढंग से देख लेंगे। अब यहां पढ़िएगा क्या बोला आपका, विच फिगर ऑफ स्पीच इज मेजरली यूज्ड टू क्रिएट टंग ट्विस्टर्स। जो आपकी टंग ट्विस्टर्स आती है ना, मैंने बोला ना चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चांदनी चौक में, ऐसा कुछ, ठीक है। ये किस में आता है, टंग ट्विस्टर्स में आता है बेटा। और टंग ट्विस्टर्स का मतलब क्या है, जहां म्यूजिकल रिदम आती है। तो म्यूजिकल रिदम का काम सिमिली में नहीं होता, ये तो कंपैरिजन करता है दो डिफरेंट या दो अनलाइक चीजों में। सो लाइक एज इनकी मदद से, पर्सोनिफिकेशन में नहीं होता है। क्या होता है, नॉन ह्यूमन है उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला जाता है। मेटाफोर, कंपैरिजन किया जाता है बेटा इसमें, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहां वाले टर्म में बताओ इसमें लगना क्या चाहिए, बोलो आपका वहां पर अलिटरेशन। इस तरीके से वहां पर बताया जाएगा, ठीक है। ये लीजिए अपने पास में बचे हुए सारे क्वेश्चंस बेटा जी मैंने आपको वहां पर करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप बेटर तरीके से ये सारी चीजें वहां पर सीख पाए। देख लीजिएगा यहां पर अपने पास में ये लेवल 1 लेवल 2 के लिए लगा हुआ -06 है। पेपर सोल्यूशन इंग्लिश का मैंने करवा दिया, पत्रता परीक्षा 2025 का। ये यहां पर इसी तरीके से आपको इसमें लिखा हुआ है 45 क्वेश्चन से, इनकी एक्सप्लेनेशन अपन ने ढंग से ली है आपका वहां पर। उसी लेवल पे पेपर का पता आपको कैसे चलेगा कि वो -06 था, ठीक है। बुकलेट के अंदर से अपन ने क्वेश्चन लिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन वहां पर लिए हैं, आपका मतलब बुकलेट का मतलब जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, ठीक है, वहां से लिए हैं और उसके अंदर से उसी सीरियल पे हमने उनको सोल्व वहां पर किया है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि अच्छे तरीके से आपने इन सारी चीजों को पढ़ा होगा। पहले लगा था ना कि सर हमसे कमिटमेंट कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ में खड़े उतरेंगे। अब आप चेक कर लीजिए बेटा आपका वहां पर, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीजें होती चल रही हैं। आपको कहा था कि विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर यू विल फाइंड what I was said, I'm fulfilling my promise there because after all commitment is commitment। वो मजाक मजाक में कहा जाता है ना, सलमान खान का एक डायलॉग है कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। हालांकि कोई यहां सलमान खान वाली बात नहीं हो रही है, केवल और केवल ये कि जब आप डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, आप एक कमिटमेंट के साथ में किसी फील्ड में उतरते हैं तो जो आपसे एक्सपेक्टेशन बच्चा रखता है वो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आपका अभी कोई ऐप नहीं है बेटा, ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो आपको नोटिफाई जरूर किया जाएगा। आप एक बार कोशिश ये करें कि आप अपनी एग्जामिनेशन है ना,
उसके बारे में सोचें, बाकी चीजों के बारे में ध्यान ना दें। वो चीज जब मैं यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं, निःशुल्क तौर पर अवेलेबल करवा रहा हूं, तो आपको इतना सोचने की अभी आवश्यकता है ही नहीं। वो काम कब के होते हैं? जब हमारे पास में साल डेढ़ साल का टाइम होता है, जब किसी एग्जामिनेशन में महीने डेढ़ महीने का टाइम होता है, तो लेंदी अपन पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा मेथड कैसा होना चाहिए? डिडक्टिव नहीं, इंडक्टिव होना चाहिए। निगमनात्मक नहीं, नियम से उदाहरण नहीं, रूल टू एग्जाम्पल नहीं, बल्कि इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की तरफ हमें वहां पर आगे बढ़ना चाहिए। बीच में हमारा अभी एक सेकंड ग्रेड का पेपर लगा, किसका? वहां पर इंग्लिश का, ग्रेड 2 इंग्लिश का। तो वो भी जल्दी, आजकल में 1-2 दिन में, मैं पहले प्रॉमिस नहीं करूंगा बेटा कि मैं कह दूं कि कल सुबह ही करवा दूं, कल इवनिंग में करवा दूं, परसों करवा दूं। जैसे मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है, उसमें मैं आपका लेजर आस निकाल पाता हूं, ठीक है, उसको मैं तैयार करवा पाता हूं, तुरंत तौर पर मैं आपके लिए वहां पर उसे हाजिर कर दूंगा। तो तब तक वेट एंड वॉच, ठीक है। खाली आंसर की तो कोई भी दे सकता आपका, लेकिन जब यहां पर उसे लाकर आपके सामने सोल्यूशन दूं और रीजन सहित की 3 ऑप्शन क्यों कटे, इसके बाद में अपन आगे बढ़ें, तब मजा आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आपको देखने उन बच्चों के लिए जिनका सितंबर में ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन है और अभी हाल ही में संस्कृत डिपार्टमेंट ने आपका पेपर आज के दिन वहां पर लिया है, ठीक है। तब आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर है आज, ठीक है, कल नया वर्ष आपका शुरू होने जा रहा है। तो नए वर्ष में गांठ मान लीजिए, प्रण कीजिए, आपका वहां पर प्रतिज्ञा लीजिए, ओथ लीजिए, प्लेज लीजिए आपका वहां पर, या फिर आप एक वाव लीजिए, कमिटमेंट अपने आप से कीजिएगा। कौन सा? कि हम इस बार 2025 में सरकारी नौकरी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हर हाल में सरकारी नौकरी हम हासिल करके रहेंगे। अपने मां बाप का सपना, अपना खुद का सपना, अपने करियर है, उसको हासिल करने का काम करेंगे। गांव वालों के सामने, कस्बे वालों के सामने, शहर वालों के सामने अपना खुद का नाम होना चाहिए। आपका वजूद बेटा तब है, कब? जब आपके नाम से आपके मां बाप को जाना चाहिए। आपका वजूद तब नहीं है, कौन सा? जब आपके मां बाप और आपके परिवार के नाम से आपको जाना जाता है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ठीक है। मुद्दई लाख बुरा चाहती, होता क्या है? वही जो मंजूरे खुदा होता। तो ईश्वर उसी का साथ देगा जो मेहनत करेगा, ठीक है। कर्म करने वाला कभी पीछे नहीं आ सकता है। भाग्य भी उसी का साथ वहां पर देता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। सब जानते हो ना, पॉजिटिविटी आप में, मोटिवेशन भरने की मुझे जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल में दे दूंगा, इंटरनल मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा। अब्राहम मैस्लो की भाषा में आपका इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एक क्यूरियसनेस आप में आनी चाहिए, एक जिज्ञासुता आप में आनी चाहिए। कलाम साहब की भाषा में कहूं तो सपने वो होते हैं बेटा जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आज 31 दिसंबर आपके पास में है, आराम कर लीजिए इस वीडियो के बाद में, और कल सुबह जब उठते हैं आप 4, सवा 4, 5 बजे, उसके बाद में लग जाइए आपका कि पूरी साल आपके लिए एक ही टारगेट है, ठीक है। एग्जामिनेशन क्रैक करना, एक के बाद एक एग्जामिनेशन देना, एक सफलता नहीं एक से ज्यादा सफलताएं अर्जित करना, और उसके बाद में समाज में आपकी रेपुटेशन क्या बनती है, आप कैसे अपना सर उठाकर आगे बढ़ पाते हैं, आप खुद फील करेंगे। अपने इस बड़े भाई की बात को याद रखना। आप सभी से अब इजाजत चाहूंगा कल तक की वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाजत लूं तो एक चीज ये ध्यान रखना कि मेरे से जो कमिटमेंट आप कर रहे हो मुझे दिख नहीं पा रहे हो ना, कमेंट्स में मिलेंगे अपन, ठीक है। या फिर आप अपनी जमीर से भी तो क्या कर सकते हो, वादा कर ही सकते हो ना, और मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हुए मुझसे वादा क्यों नहीं कर सकते। कल की वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शब्बा खैर।